नमस्कार दोस्तों, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से एक बार फिर मैं भूपेंद्र सिंह आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, सभी लोग अपने अपने चैनल्स इस चैनल पर आ जाएं और अपने अपने दोस्तों को सभी लोग क्लास को शेयर कर दें और सभी लोग कृपया ध्यान से देखें और अपने कॉपी पेन के साथ इसमें नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ें। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहली न्यूज़ है, हम बात करेंगे आज एनजीओ की। तो सबसे पहली जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है वो एनजीओ की बात करेंगे हम। एनजीओ फ्रेंड्स, जो एनजीओ होता है इसे अंग्रेजी में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी हिंदी में गैर सरकारी संगठन। यानी एनजीओ का अर्थ होता है गैर सरकारी संगठन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो एनजीओ का एक निजी संग यानी जो एनजीओ होता है वो एक निजी संगठन होता है जो लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, जैसे कोई निर्धन है उसको उसका संवर्धन करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए, समुदाय विकास के लिए, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को एनजीओ के द्वारा चलाया जाता है। यानी समाज में दलित वर्ग, दबे हुए लोगों के लिए या निम्न वर्ग के लिए या पिछड़े हुए लोगों के लिए ये जो एनजीओ होते हैं वो कार्य करते हैं। एनजीओ जो होते हैं वो गैर लाभकारी संगठन होते हैं। ये किसी लाभ के पर्पज से कार्य नहीं करते बल्कि समुदाय में, समाज में वे कार्य करते हैं जो समाज को उनकी स्थिति से अच्छा कर सकें। यानी कह सकते हैं कि जो ये गैर लाभकारी संगठन यानी गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओ हैं, वो अपने मालिकों और निदेशकों के बीच नहीं कर मतलब जो भी अपना विवरण आता है उनके लाभ का, उसका विवरण नहीं करते बल्कि प्राप्त लाभ को संगठन में ही लगाना होता है। ये किसी सार्वजनिक उद्देश्य को लक्षित होते हैं। गैर सरकारी संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए, खास बात है फ्रेंड्स यहाँ पर ये, गैर सरकारी संस्थानों को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एफ सी आर ए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने के लिए 2010 के अंतर्गत पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड होना पड़ता है या सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। तो भारत में गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए फिलहाल कोई विशेष कानून अथवा कोई शीर्ष संगठन नहीं है। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति नागरिकों की आवाज को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतंत्र का सक्षम गवाह बनती है। तो फ्रेंड्स, ये होता है एनजीओ, और ये एनजीओ एक तरीके से समाज सेवा के उद्देश्य से कार्य करते हैं और इनका मकसद लाभ कमाना नहीं होता है। तो चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल का दूसरा परीक्षण है। पहला परीक्षण जून 2021 में हुआ था। अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम मिसाइल का लक्ष्य भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करना है। इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के विषय में चर्चा करते हैं। अग्नि पी एक 2 चरण वाली कण स्तरीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है जिसमें दोहरी निवेशक नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली होती है। फ्रेंड्स, नेविगेशन मतलब होता है दिशा निर्देशित करना, ये इंग्लिश का वर्ड है नेविगेशन। मार्गदर्शन प्रणाली होती है। इससे अत्यधिक कौशल और सटीकता सहित बेहतर मानदंडों के साथ अग्नि श्रेणी की मिसाइलों की एक नई पीढ़ी की का उन्नत संस्करण माना जाता है। मिसाइलों के कनिस्त्रीकरण से मिसाइल को लॉन्च करने के लिए आवश्यक समय कम हो जाता है और भंडारण और संचालन आसान हो जाता है। सतह से सतह पर मार करना वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल का मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी अग्नि प्राइम मिसाइल का डीआरडीओ ने परीक्षण किया है और ये दूसरी बार है। तो इस तरह से ये खास हो जाती है हमारे एग्जाम के लिए कि अग्नि प्राइम क्या है।
तो अग्नि प्राइम एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। अग्नि प्राइम। तो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। तो देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वर्ष यानी अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार, यानी जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी भारतीय रिजर्व बैंक था। यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसका कार्यालय कोलकाता में था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां आरबीआई का गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, जब आरबीआई शुरू हुआ यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब स्टार्ट हुआ तो ये जो है प्राइवेट बैंक था यानी निजी स्वामित्व वाला था। वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। इसके विषय में थोड़ा देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित हैं। भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करना, प्रशिक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना और वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिर बनाए रखना। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक पहले इसका जो केंद्रीय कार्यालय था कोलकाता में था, जिसे 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, जो स्थायी रूप से है। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है आरबीआई का जहां भारतीय गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि भारत में निजी स्वामित्व वाला बैंक था पहले ही और उसे 49 में राष्ट्रीयकरण करके इसे भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो गया है। इसका कार्य मैंने कि जैसे बताया, बैंक को नोट को निर्गमन करना, विनिमय करना और सामान्य रूप से मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करना, आर्थिक अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटना, मौद्रिक नीति बनाना, ये इसके कार्य हैं। तो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज फ्रेंड इंडियन डेजर्ट कैट से संबंधित है। हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है। इंडियन डेजर्ट कैट को एशियाटिक वाइल्ड कैट या एशियान स्टेपी वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है फेलिस सिल्वेस्ट्रिस ओरनाट। यह आमतौर पर राजस्थान के थार रेगिस्तान की एक प्राणी है और झाड़ीदार रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह बिल्ली पश्चिमी भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी पुणे व नागपुर शामिल हैं। यह बिल्ली रेगिस्तान में पाई जाती है और पानी के बिना जीवित रह सकती है। इन प्रजातियों के पैरों की उंगलियों में कुशन जैसे बाल होते हैं। इसे उतार चढ़ाव वाला रेगिस्तान तापमान को संतुलित करने में इसे मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये इंडियन डेजर्ट कैट जो न्यूज़ में है, यह हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जानते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के विषय में। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले के मध्य में लगभग 576 वर्ग किलोमीटर में फैला पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की वर्तमान आबादी 55 तक पहुंच गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना 1981 में हुई थी। इस रिजर्व को भारत के 22वें टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था। केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना टाइगर रिजर्व के भीतर से स्थित होगी।
अभी कुछ समय पहले फ्रेंड्स केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना सामने आई थी, जो कि टाइगर रिजर्व यानी पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर यानी मध्य से स्थित होकर निकल रही है। तो जानते हैं इसके विषय में थोड़ा सा और। जुलाई 2021 में पीटीआर को बांध संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम द्वारा सुनिश्चित संरक्षण बाघ मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैश्विक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 25 अगस्त 2011 को पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया था। यानी पन्ना टाइगर रिजर्व वो टाइगर रिजर्व है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित है यूनेस्को के द्वारा। कब? 2011 में। तो इस तरह से यह भारत का 22वां टाइगर रिजर्व है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पन्ना टाइगर रिजर्व की इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और अब तक यहाँ पर आबादी जो बाघों की है 55 है और ये छतरपुर और पन्ना जिले में फैला हुआ है मध्य प्रदेश के। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मध्य प्रदेश में अन्य टाइगर रिजर्व कौन से हैं। तो फ्रेंड्स जो मध्य प्रदेश है वहाँ संजय दुबरी, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच रिजर्व टाइगर रिजर्व हैं। जानते हैं पशु स्वास्थ्य संस्थानों के विषय में। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार में। रोग अनुसंधान एवं निदान केंद्र जो है आपका इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये थी जानकारी। आगे बढ़ते हैं, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस विश्व भर में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन दुनिया भर में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में 18 दिसंबर को प्रवासी दिवस के रूप में नामित किया गया था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसी दिवस पर 1990 में सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को भी अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2020 में लगभग 2081 मिलियन लोगों को वैश्विक जनसंख्या का 3.6% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। यद्यपि बहुत से लोग अपनी इच्छा से पलायन करते हैं, किंतु अधिकांश लोगों को आर्थिक चुनौतियों, प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक गरीबी और संघर्ष जैसे कारणों के चलते मजबूर होकर पलायन करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 की थीम मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन है। यह विश्व प्रवासी द्वारा अपने ज्ञान नेटवर्क और कौशल के माध्यम से समुदायों के निर्माण हेतु किए गए महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। ज्ञात हो कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और इसी 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाने का उद्देश्य, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 को भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, तो इस दिन इसे मनाया जाता है इसलिए। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हैती का जैमोसूप। संयुक्त राष्ट्र की संस्कृति एजेंसी यूनेस्को ने हैती की पारंपरिक सूप को अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को के मुताबिक हैती का यह जैमो सूप सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि यह देश की आज़ादी का प्रतीक है, जो हैती की स्वतंत्रता नायकों और नायिकाओं की कहानी, मानवाधिकारों के लिए उनके संघर्ष एवं उनकी कड़ी मेहनत की कहानी बयां करता है। स्क्वैश आधारित यह सूप उन चीज़ों का प्रतीक बन गया है जिन्हें लंबे समय तक फ्रांसीसी वर्चस्व के तहत गुलामों के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जब तक कि हैती ने 1 जनवरी 1804 में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। इस प्रकार हैती विद्रोही अश्वेत दासों द्वारा निर्मित प्रथम राष्ट्र के रूप में सामने आया था। अमूर्त संस्कृत विरासत सूची उन अमूर्त विरासतों से मिलकर बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की
विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इस सूची का निर्माण वर्ष 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर कन्वेंशन के समय किया गया था। तो इस प्रकार से हैती का जेमो सूप अब यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। तो इस प्रकार यह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कदम श्रीकांत। भारतीय शटलर कदम श्रीकांत ने हाल ही में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय पुरुष शटलर बन गए हैं। फाइनल मैच में उनका मुकाबला सिंगापुर के लोह किन येव से हुआ, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से कदम श्री अब BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रजत पदक के विजेता हैं, जो कि इतिहास में पहली बार है भारतीय। तो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है वीरा रानी अबक्का। 21 दिसंबर 2021 को वीरा रानी अबक्का उत्सव का आयोजन किया जाएगा। रानी अबक्का उल्ला की पहली तुलू रानी थी। उन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों से युद्ध लड़ा और रानी अबक्का चौटा वंश से संबंधित थी। उन्होंने तटीय कर्नाटक तुलुनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इस राजवंश की राजधानी पुट्टेगी थी। बंदरगाह शहर उल्लाह उनकी सहायक राजधानी थी। उल्लाह को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके कारण पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा करने के कई प्रयास किए, लेकिन रानी के 4 दशकों से अधिक समय तक उनके हमलों को रोका और उनकी बहादुरी के कारण उन्हें अभय रानी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये न्यूज़ खत्म हुई। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड्स की उपाधि से नवाजा गया है। हाल ही में 7 बार फार्मूला 1 चैंपियन रह चुके लुइस हैमिल्टन को खेल के प्रति उनकी सेवाओं के चलते नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। गौरतलब है कि लुइस हैमिल्टन के पास सबसे अधिक रेस जीतने यानी 103 का रिकॉर्ड है, जबकि उन्होंने कुल 7 बार चैंपियनशिप जीतकर विश्व प्रसिद्ध जर्मन रेसर माइकल शूमाकर की बराबरी भी कर ली है। हैमिल्टन चौथे फार्मूला 1 ड्राइवर हैं जिन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की गई। उनके अलावा दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई जैक ब्राबहम, स्टार्लिंग मॉस, ट्रिपल चैंपियन जैकी स्ट्रॉफ को भी यह उपाधि प्रदान की जा चुकी है। नाइटहुड एक ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा किसी क्षेत्र विशिष्ट के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त उच्च उपलब्धियों और सेवाओं हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है और उपाधि है। तो इस प्रकार ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये फार्मूला रेस के 1 चैंपियनशिप से जुड़ी हुई है और लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है। अगली न्यूज़ है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर से। एक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच विद्युत चालकता में मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस का कोई भी वर्ग अर्धचालक का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। इस तरह के उपकरणों को उनकी कम्पैक्टनेस, विश्वसनीयता, बिजली दक्षता और कम लागत के कारण व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। अलग अलग घटकों के रूप में इनका उपयोग सॉलिड स्टेट लेजर सहित बिजली उपकरणों, ऑप्टिकल सेंसर, प्रकाश उत्सर्जक में किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के विषय में फ्रेंड्स ये न्यूज़ थी। तो अब इसी के साथ आज की न्यूज़ समाप्त होती है फ्रेंड्स। यदि ये चैनल या ये न्यूज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो कृपया अपने फ्रेंड सर्किल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाइस टू मीट, सी यू अगेन।